वेलकम टू रेनबो टॉयज। आज आप सबका तीसरा या चौथा दिन है, तो आज आपका ट्रेनिंग कम इंडक्शन है। सो आज हम बात करेंगे कि आप रेनबो टॉयज में काम करो, आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा आपको सब कुछ बताया जाएगा टॉय इंडस्ट्री के बारे में, सारे प्रोसेसेस, सारे सिस्टम्स, पॉलिसीज, सब कुछ बताया जाएगा। सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा, आपको कस्टमर को कैसे ग्रीटिंग करना है, स्टोर ओपनिंग से लेकर स्टोर क्लोजिंग के सारे प्रोसेसेस, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, और उसके अलावा टॉयज के सेक्टर के बारे में सब कुछ ए से लेकर जेड तक आपको इन 2 दिनों में सब कुछ आपको समझाया जाएगा। ठीक है। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉयज के बारे में। ठीक है। टॉयज आज सबसे ज़रूरी चीज़ है, किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टॉयज। ठीक है। उससे बच्चे के मोटर स्किल्स इंप्रूव करते हैं, वो चीज़ों को समझता है, कलर्स देखता है, शेप समझता है। ठीक है। अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग लेवल्स पे डेवलपमेंट के बच्चों के लिए टॉयज की ज़रूरत होती है। ठीक है। आज के दौर पे, खास तौर पे जबकि बच्चों के हाथ में मोबाइल है, उनके लिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनके मोटर स्किल को डेवलप करने के लिए टॉयज। क्योंकि जब बच्चा छोटा पैदा हो जाता है, हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, वो हाथ में ऐसे स्क्रॉल करना तो सीख जाता है, बट कलर समझना, शेप समझना, अपनी क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करना, उस ऐसे उसके पास टॉयज होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। सो हमारा विजन है कि बच्चों के पास सही तरह के खिलौने पहुंचाए जाए एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट, क्वालिटी टॉयज एट अ लोअर कॉस्ट। मतलब अच्छे खिलौने कम दाम पे कस्टमर के पास पहुंचाना हमारा विजन है। रेनबो टॉयज गुड़गांव के अंदर एक डोमिनेंट नेम है। हम बहुत सारे फैक्टर्स में नंबर 1 आते हैं। सो यू शुड बी प्राउड कि आप रेनबो टॉयज में काम कर रहे हो। क्यों? हम आने वाले थोड़े समय में आपको सब चीज़ें बताएंगे। हमारी कुछ यूएसपी है। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, जो कि दूसरे में अवेलेबल नहीं है आज के डेट में। सबसे पहला, हम कस्टमर के पास हैं। हमारे 4 फिजिकल आउटलेट्स हैं गुड़गांव के अंदर। कहाँ कहाँ पे हैं? एक सेक्टर 46 जहाँ पे आप बैठे हो, सेक्टर 49 सफायर मार्केट, व्यापार केंद्र, और डीएलएफ फेज 1 शॉपिंग मॉल। तो हमारे 4 स्टोर्स हैं। उसके अलावा हम कस्टमर को 60 मिनट्स में डिलीवरी कर देते हैं उसके घर पे। सो कस्टमर अगर कोई चीज़ सामान चाहिए, हमें व्हाट्सएप करता है, कॉल करता है या वीडियो कॉल करता है, और हम उस कस्टमर को 60 मिनट के अंदर उसके घर पे कस्टमर को हम टॉयज डिलीवर कर देते हैं। ये दूसरा यूएसपी था। तीसरा यूएसपी, हमारे गूगल पे सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो हमारे क्लोज टू 14 से 15,000 गूगल रिव्यूज हैं। जिस स्टोर पे अभी आप बैठे हैं सेक्टर 46, उसके 6,000 रिव्यूज हैं। 6,000 गूगल रिव्यूज, मतलब 6,000 अलग अलग लोगों ने हमें गूगल पे रिव्यू किया है, और हमारी 4.9 स्टार की रेटिंग। तो टोटल 5 स्टार में से 4.9 स्टार, दैट मीन्स ज़्यादा, जितने ज़्यादा कस्टमर्स ने हमें रिव्यू करा, मतलब उतने ज़्यादा लोग हमारे पास आए हैं और उन्होंने हमें अच्छा रेट किया है। किस लिए रेट किया है? हमारी सर्विस के ऊपर, क्वालिटी ऑफ गुड्स के ऊपर, प्राइस के ऊपर। ठीक है। अगर आप आसपास की किसी भी टॉय स्टोर को देखोगे, कोई 500 पे बैठा है, कोई 300 पे बैठा है, कोई 1000 पे बैठा है, हम 6,000 रिव्यूज पे बैठे हैं। अक्रॉस द कंट्री भी अगर आप सर्च करोगे तो हमारे रिव्यू सबसे ज्यादा रहेंगे। ओके। हमारी यूएसपी है। पहला क्या था? हम कस्टमर के पास हैं, हमारे 4 स्टोर्स हैं। दूसरा, हम 60 मिनट में कस्टमर के डोर पे डिलीवरी कर देते हैं। तीसरा, गूगल रिव्यूज हमारे सबसे ज़्यादा है। और चौथा, हम प्राइस मैच करते हैं कस्टमर्स को। दैट मीन्स कि अगर कस्टमर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कंपेयर करता है और हमारा प्राइस अगर उसको ज़्यादा दिखता है, सो हम कस्टमर को प्राइस मैच करके भी देते हैं। ठीक है। तो 4 यूएसपी मैंने आपको बताया। कौन कौन से? पहला आप बताओ। पहला ये तो नहीं था, पॉज कर लो। तो आपको पहली बात तो प्राउड फील करने की जरूरत है कि जो हमारे यूएसपी है वो दूसरे किसी के पास भी नहीं है। हमारा जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, सबके सिंगल सिंगल स्टोर हैं। ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड की बात करें, हैमलेस की बात करें, फर्स्ट क्राई की बात करें, उनके मल्टीपल स्टोर्स हैं, बट हमारा जितना प्रोडक्ट वैरायटी हैमलेस के पास नहीं है। ठीक है। सो पहला चीज, हमारे पास नंबर ऑफ आउटलेट्स ज्यादा है। दूसरा चीज, 60 मिनट्स में डिलीवरी करते हैं अक्रॉस गुड़गांव एंड सेम डे एनसीआर में। और तीसरा चीज, सबसे ज्यादा गूगल रिव्यूज हमारे पास है।
और अगर कहीं प्राइस की बात आती है तो आपको कस्टमर सर बेफिक्र होकर लेके जाइए, अगर ले जाने के बाद भी आपको प्राइस में डिफरेंस आता है हम आपको प्राइस मैच करा के देंगे। ठीक है, क्लियर? पॉज। कस्टमर आते हैं वारंटी के लिए। ओके, आपका क्वेश्चन है कि कस्टमर्स वारंटी के लिए आके पूछते हैं। सो टॉयज में कोई वारंटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? टॉयज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चों के लिए बनाया जाता है। अगर उसमें हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर कस्टमर लेके गया और वापस लेके गया, बहुत सारे उसमें हाथ लगते हैं। पहला चीज तो उसमें हाइजीन का इशू आ जाता है। ठीक है, दूसरा चीज वारंटी आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, टॉयज क्या है, खेलने वाली चीज है। अगर आप कोई चीज खेल रहे हो तो उसमें थोड़ी देर के बाद ही बच्चे का मन भर जाता है और पेरेंट ये चाहेगा उसको चेंज करके कुछ और ले लें। अगर आप प्रोडक्ट को खोल करके भी दिखा दोगे तो कस्टमर का जो टेस्ट है यार ये तो वैसे ही है। बॉक्स लेने में तो बहुत अच्छा लगता है, खुलने के बाद कस्टमर का जो फील होता है उसके बारे में वो चला जाता है, उसके तुरंत उसका इम्पैक्ट कहीं और जाएगा। पहला चीज हमें क्लियर करना है, टॉयज में कोई वारंटी नहीं होती है। कुछ ब्रांड्स में वारंटी होती है, जैसे कैसियो में वारंटी होती है, मीको में वारंटी होती है, और एक दो प्रोडक्ट्स हैं उनमें वारंटी होती है। हाँ, अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है, किसी ब्रांड ने बनाया है, उसमें कुछ डिफेक्टिव है या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो हम उसको पीस टू पीस चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर कोई चाइनीज प्रोडक्ट है, आपको ये कोशिश करना है कि आप चेक करा के उसको दें, क्योंकि ले जाने के बाद उस पीस की ना कोई रिटर्न है ना कोई एक्सचेंज है। बहुत क्लियरली, नो रिटर्न नो एक्सचेंज। ठीक है, अच्छा, कई बार कस्टमर बोलते हैं घर ले जाने के बाद नहीं चला, तो उसका क्या है, आप घर ले जाइए, विद इन 2 डेज आप आके उसको वहां पे दिखाइए। आपको क्या चेक करना है कि बॉक्स जो है वो प्रॉपर सेलेबल कंडीशन में हो। जब हम कहते हैं सेलेबल कंडीशन, मतलब बॉक्स फटा नहीं होना चाहिए, बॉक्स के अंदर के कंटेंट्स पूरे रहने चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी दूसरा कस्टमर उसको खरीद ले। ठीक है, इसके लिए प्राइस कट भी नहीं होना चाहिए उस प्रोडक्ट का। ठीक है, अगर केस जेन्युइन है, आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट बिक जाएगा, कस्टमर की जेन्युइन नीड है, इसकी वजह से सपोज की सेम चीज 2 बार आ गई, आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट बिक जाएगा, आप उसको अपने सुपीरियर की परमिशन लेकर के बेच सकते हैं। कोई भी सेल्स रिटर्न बिना अपने सुपीरियर के अप्रूवल के नहीं लेना है। ठीक है, सेल्स रिटर्न हम नहीं करते हैं, ओनली डिफेक्टिव के केस में, वो भी ब्रांड के केस में हम करेंगे। ठीक है, नॉन ब्रांड में वो भी नहीं करेंगे। नॉन ब्रांड में आपको बोलना सर ये रिपेयर होके आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हमारी वैकेंट टीम चेक करके आपको कॉल करेगी। ठीक है, इमीडिएटली कोई सोल्यूशन नहीं देना है। सर मैं आपका नंबर नोट कर लेता हूं और थोड़ी देर आपको मैं, हमारी टीम जो है कॉल करके बता देगी ये रिपेयर होके कब आएगा। ठीक है, सो कोई वारंटी नहीं आती है, कोई रिटर्न नहीं, कोई एक्सचेंज नहीं, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो हम उसको या तो ब्रांड का है तो चेंज करके दे देंगे, अदरवाइज हम उसको रिपेयर करा के देंगे अगर वो रिपेयर, और रिपेयरिंग का जो कॉस्ट होगा वो कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। वेरी क्लियरली उसको बताना पड़ेगा सर इसका जो कॉस्ट है वो आपको बेयर करना पड़ेगा। ओके सर, सेक्टर 49 में काफी कस्टमर आते हैं जो पूछते हैं हमसे कि हमें प्रोडक्ट्स देखने हैं, लेकिन आप मुझे ये खोल के दो, ये भी खोल के दिखाओ, वो भी खोल के दिखाओ, तो सर इसमें हम क्या करें? ओके, गुड क्वेश्चन। कई बार कस्टमर्स आके बोलते हैं हमें कि हमें प्रोडक्ट खोल करके चेक करना है तभी हम लेंगे। उस केस में हमें क्लियरली ये इंस्ट्रक्शन देखना है, बताना है कस्टमर को कि सर ये बच्चों का प्रोडक्ट है और हम एक हाइजीन मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट को नहीं खोल के दिखाते हैं। एज अ पॉलिसी हमें ये इंस्ट्रक्शन है कि हम प्रोडक्ट खोल के नहीं दिखा सकते हैं। वो बोलेगा इसमें तो टेप ही लगी है, खोल के दिखा दो। तो आपको ये बोलना है सर प्रोडक्ट खोलने के बाद प्रोडक्ट की फिनिश खराब हो जाती है, प्रोडक्ट पुराना लगता है, और हर कस्टमर को ब्रांड न्यू प्रोडक्ट चाहिए होता है, फिर वो हमारे लिए नॉन सेलेबल बन जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें टेप लगा है, बट सॉरी सर हम इसको खोल करके नहीं दिखा सकते। हाँ, लेकिन हम आपको उसका वीडियो दिखा सकते हैं। हम YouTube में इस सिमिलर प्रोडक्ट का आपको वीडियो दिखा करके आपको फंक्शनैलिटी बता देते हैं कि ये क्या प्रोडक्ट है। अगर आपको पसंद हो तो आप ले लेना, अगर उसके बाद भी वो जिद करता है कि नहीं मुझे तो देखना है, तो कहते हैं कि ठीक है सर आप बिलिंग करा लीजिए, हम आपको प्रोडक्ट चला करके दिखा देते हैं, अगर ये डिफेक्टिव होता है या नहीं चलता है तो हम आपका पैसा आपको वापस कर देंगे। ठीक है, बट क्लियरली हम प्रोडक्ट खोल करके नहीं दिखाते, एज अ पॉलिसी हम प्रोडक्ट नहीं खोलते हैं। ठीक है,
कुछ केसेस में हाई वैल्यू प्रोडक्ट है और हमें लगता है काफ़ी नॉन सेलिंग आइटम है, बहुत दिनों से रखा हुआ है और अगर कस्टमर को खोल के दिखाएंगे तो वो ले जाएगा, तो केस टू केस बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि ठीक है हमने खोल करके दिखा दिया, लेकिन ये हर प्रोडक्ट में नहीं हो सकता है। अगर कोई जेन्युइन केस है, कस्टमर कहता नहीं मैं तो खोल के दूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है तब आप खोल के दिखा सकते हैं विदाउट इम्पैक्टिंग द पैकेजिंग, अदरवाइज आप उसको खोल के नहीं दिखाएंगे। एक क्वेश्चन आता है कि अगर कस्टमर बिल के बाद चेक करता है और उसको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, सो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में हमें ये कहना है सर आपको हम एक क्रेडिट नोट इशू करके देंगे जिसकी वैलिडिटी 90 डेज होगी, आप 90 डेज के अंदर कभी भी वो प्रोडक्ट दूसरा ले सकते हैं। अगर उसके बाद भी कस्टमर इरिटेट होता है नहीं मेरे को तो चाहिए ही नहीं प्रोडक्ट, मेरे को तो आप पैसे रिफंड करो, उस केस में आप अपने सुपीरियर से बात करके कस्टमर का कैश रिफंड कर सकते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट हमारे स्टोर के अंदर ही है। प्रोडक्ट अगर बाहर नहीं गया है और हमारे स्टोर के अंदर ही है तो ऑन दैट बेसिस आप अपने सुपीरियर का अप्रूवल लेकर कैश रिफंड कर सकते हैं, लेकिन प्रायर अप्रूवल से। ठीक है, अटेंडेंस एंड वर्किंग आवर्स, सबसे पहला चीज हम बात करेंगे कि हमें सुबह कितने बजे आना है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, ठीक है, और हमारी लीव कितनी होती है और ओवर टाइम होता है तो कैसे होता है, ये सारे के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, स्टोर का एक आने का टाइम है और एक जाने का टाइम है। ठीक है, सेक्टर 49 व्यापार केंद्र और अर्जुन मार्ग, इन स्टोर का टाइमिंग है मॉर्निंग 10:30 AM टू 9:15 PM। ठीक है, क्लियर। और सेक्टर 46 में 2 शिफ्ट टाइमिंग है, एक टाइम है सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक, दूसरा टाइम है 11 बजे से 10 बजे तक, 9:15 PM, 15 सुबह 10:30 बजे स्टोर ओपनिंग टाइम है, 9:15 बजे स्टोर ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग स्टॉक टाइम हमने बता दिया। लीव आपको महीने की 4 लीव्स मिलती हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल वर्किंग डेज में मंडे टू वेडनेसडे के बीच में आपको लीव्स बता दी जाएंगी। ठीक है, आपका प्रॉपर रहेगा कि आप कौन से दिन में आपकी छुट्टी रहेगी, उस दिन आप छुट्टी ले सकते हो, और अगर आप छुट्टी नहीं लेते हो तो उसके बदले में आपको उस दिन के पैसे मिल जाते हैं। क्लियर। आप जब आते हो तो एक ऐप है जिसके थ्रू आप अटेंडेंस का फोटो खींच करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हो, उसमें एक टाइम स्टैम्प लगता है, उस ऐप के थ्रू ही आपको अटेंडेंस का पंचिंग करना है, उसमें वो टाइम स्टैम्प और लोकेशन दोनों आ जाते हैं, जिससे हमारी बैक ऑफिस टीम आप वहाँ पे मेंशन कर लेती है कि ये बंदा इतने बजे यहाँ पे स्टोर पे आया, और उससे अटेंडेंस कैप्चर होती है। स्टोर का जो टाइमिंग है वो नॉन नेगोशिएबल है। अगर स्टोर का टाइम 10:30 टू 9:15 है तो 10:30 आपको स्टोर में होना है। ठीक है, 10:30 मतलब 10:30। ठीक है, आप उसको ये नहीं सोचना कि मैं 5 मिनट लेट पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट लेट पहुंच रहा हूँ, जो टाइम है आपको उस स्टोर पे पहुंचना है। ठीक है, अगर लेट होते हैं कॉन्सिक्वेंटली लगातार 2 दिन तो उसमें हाफ डे लग जाता है। वेरी क्लियर, और इसमें कोई भी टॉलरेंस नहीं है, पॉलिसी है। बैक ऑफिस का बंदा बैठता है, अगर वो देखेगा टाइम स्टैम्प लेट की है, हाफ डे, 2 दिन अगर हफ्ते में लेट होता है, हाफ डे। ठीक है, आप वहां पे मेंशन करो उसी समय कि वहां पे जब आप अटेंडेंस डालोगे तो उसमें लिख दो कि एंट्री 10:30 की थी या कुछ भी थी, लेकिन हम उसमें करना मिसिंग हो गया, लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, कभी कभार के लिए वो ठीक है। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक बार एक प्रॉब्लम ये आता है, सुबह सुबह फोन आ जाए कि सुबह सुबह फोन आ जाता है कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, या मेरे पेट में दर्द है, या ये हो गया, मेरे घर में नाना की डेथ हो गई, मैं गांव जा रहा हूँ या कुछ हो रहा हूँ, ये चीज़ें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल मानता हूँ, सो सिंपल सी बात है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जिसको छुट्टी चाहिए हम उसको छुट्टी वीकली ऑफ दे दें, लेकिन ये जो आता है कि मैं आज मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, उस केस में उसको हम अनअप्रूव्ड लीव मानते हैं। ठीक है, सुबह अगर आपने किसी भी कारण से बोल दिया आज मेरे बुखार है, आज मेरे पेट में दर्द है, मेरी साइकिल पंचर हो गई, मेरा टायर, जो कुछ भी करेंगे वो अनअप्रूव्ड है, और अनअप्रूव्ड लीव के बदले हम डबल डिडक्शन करते हैं, मतलब एक दिन के उस दिन के तो पैसे कटेंगे ही,
एक दिन और एक्स्ट्रा के पैसे कट जाएंगे सैलरी में से, ठीक है। इसलिए प्लीज अपनी छुट्टियां प्लान करिए। एक बार में अगर आपको सपोज कर कोई बंदे बाहर से आते हैं, उनको छुट्टी चाहिए होती है, तो एक क्वार्टर में मतलब 3 महीने में एक बार आप 4 दिन की लगातार छुट्टी ले सकते हो घर जाने के लिए, ठीक है। सपोज किसी को घर जाना है तो वो 4 दिन की या 3 दिन की छुट्टी एक बार में इकट्ठा ले सकता है, लेकिन उसकी कम से कम 1 महीना पहले उसको बताना पड़ेगा कि सर इस तारीख को मैं जाऊंगा और इस तारीख को मैं आऊंगा, ठीक है। तब आप अपनी छुट्टी प्लान कर सकते, क्वार्टर में एक बार। सर अगर ये क्वार्टर की एक बार की बात आ हम्म, गई, अब जैसे हमारा यहाँ से जैसे 15 किलोमीटर है, हम्म, क्योंकि मतलब से मतलब 1 दिनों का 3 दिन का आना जाना है। कहाँ पे रहते हो, घर कहाँ है? हमारा बिहार प्रदेश में पूरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ से तकरीबन 1400 तो बिहार तो एक दिन में आदमी पहुंच जाते हैं, 24 आवर्स प्लस लगता है। तो 24 घंटा जाना 24 घंटा आना, 48 घंटा, 2 दिन हो गए, ठीक है। ट्रेन छोड़ती है वापस है, वो भी तो बात है, वहाँ से भी 2-3 घंटे लगते हैं, बस उसमें ट्रैवल करते हैं। ओके, इन केस में अगर हम तो जो भी है मैं कह रहा हूँ उसका प्लान करके चलना, अचानक नहीं होना चाहिए। देखो क्यों है, ये इसलिए होता है कि अगर आप नहीं हो तो आपके एब्सेंस में बंदे का प्लान करना और उसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा डालना उतने पीरियड के लिए वो जरूरी होता है। तो आपको एक लीव अप्रूव करके दी जाएगी, चलो आपका जेन्युइन केस है। सो हम बात कर रहे थे कि अगर कोई जेन्युइन केस है, उस केस में हम 4 दिन के बदले हम ज्यादा छुट्टी दे सकते हैं, बट वो प्री प्लान होना चाहिए कि आपने अगस्त के महीने में बता दिया कि मुझे अक्टूबर के महीने में छुट्टी में चाहिए, तो उस तरह अगर हमने वो छुट्टी अप्रूव करी है तो हम आपको उस पीरियड अप्रूव करेंगे। लेकिन उस पीरियड के बाद भी अगर आप नहीं आए तो डबल डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ मंथ्स में हम छुट्टी नहीं देते हैं, वो मंथ्स हैं अक्टूबर, दिसंबर और अगस्त, ये हमारे पीक रहते हैं। अगस्त में क्योंकि रक्षाबंधन रहता है, अक्टूबर में दिवाली रहती है और हैलोवीन रहता है, दिसंबर में क्रिसमस रहता है, ये हमारे टॉप फेस्टिवल्स हैं। उसमें नॉर्मल छुट्टी वीकली ऑफ भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो इसलिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। इन दिनों में आपको अपनी छुट्टियां प्लान करके नहीं रखनी है, ठीक है। सो हमेशा जो भी करना है आपको प्लान करके चलना है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन इसके बारे में? होता है कि जैसे हम आ रहे हैं आजकल ट्रैफिक आ गई, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि वो मतलब ट्रैफिक बहुत सारी आ गई, अगर उस बीच में अगर हम 5 मिनट के लिए मान लेते लेट हो गए तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सबसे बेटर रहता है आप अपने मैनेजर को इन्फॉर्म कर दो कि सर हम आ रहे हैं और इस कारण से हम लेट हो रहे हैं, तो आप पहले से इंटीमेट कर दो। अगर इन्फॉर्मेशन है और आपके मैनेजर समझता है कि वो ठीक है तो कोई डबल डिडक्शन, कोई उसमें कोई लेट मार्किंग नहीं होगी, पर आपको इन्फॉर्म करना होगा अपने मैनेजर को कि इस कारण से हम लेट हो रहे हैं। जेन्युइन रीजंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी जेन्युइन तकलीफ है कि अगर आप बीमार पड़ गए, एक्चुअली आप बीमार हो, तबीयत खराब है, तो उसके लिए नहीं है, बट लोगों ने बहुत मिसयूज किया है। सो अब क्या है, हमने कहा है कि आप बीमार हुए हो, आप मेडिकल सर्टिफिकेट अगर लगाते हो तो आपका हाँ डबल डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो प्रॉपर जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसका, ये नहीं कि जो बीडीएस है या फिर झोला छाप डॉक्टर है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बना करके ले आए, वो नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि पास्ट में ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, लोगों ने मिसयूज किया है, इसलिए हमें ऐसा रूल बनाना पड़ा है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सुबह जब आप स्टोर में आते हैं, अगर आप कैशियर के रोल पे हो तो सुबह आके आपको कैश की गिनती करनी है, ठीक है। पिछली रात को जो भी लिफाफे में मतलब जो भी कैश रहा है, बड़े नोट तो एनवेलप में चले जाते हैं, छोटे नोट वहाँ पे रखे जाते हैं, उस छोटे नोट को गिना जाता है, ठीक है। 100 के कितने, 50 के कितने, 20 के कितने, 2 के कितने, 1 के कितने, उसको गिन करके एक्सेल में भरा जाता है, उसका प्रिंट आउट लिया था और डे बुक में चिपकाया जाता है। इसे कहते हैं ओपनिंग फ्लोट। फ्लोट मतलब जो कैश आपको दिन के खर्चे के लिए दिया गया है ताकि आप सेल कर सके, उसे फ्लोट कहते हैं। और एक किताब रहती है डे बुक, लेफ्ट हैंड साइड में रिसीट लिखा रहता है, पैसा जो आया, राइट हैंड साइड में पेमेंट्स लिखा रहता है, पैसा जो गया। जो भी आपके पास पैसा आएगा वो आप लेफ्ट में लिखोगे, जो भी पैसा जाएगा कैश वो आप राइट में लिखोगे। क्लियर? तो पैसा जो फ्लोट था वो आपको मिला है सुबह, तो आपने लेफ्ट में उसको चिपकाया कि मेरे पास इतना पैसा है। क्लियर? राइट में जैसे आपने कोई खर्चा किया वो यहाँ पे आप डालोगे, ठीक है। उसके अलावा दिन भर में जो भी सेल होती जाएगी
उसको आपको एक टेम्पलेट मिलेगा जिसमें कि एक सीरियल नंबर होगा, बिल नंबर होगा, बिल डेट होगा, फिर उसके बाद नेट अमाउंट होगा, उसके बाद उसके मोड देंगे पेटीएम, कैश, एचडीएफसी करके अलग अलग रहेगा। सपोज करो आपने बिल नंबर 1160 पंच इन किया, उसका 1200 रुपये का अमाउंट हुआ, ठीक है। तो बिल नंबर 1160, 1200 का अमाउंट, ठीक है। फिर वो कैसे आया, कैश से आया, कार्ड से आया, जिस भी मोड से आया वहां पे वो मोड डाल दोगे। ऐसे करके सारे बिल बाय बिल डालते जाओगे। डे एंड पे जब आप उसको टोटल करोगे तो कितना कैश से हो, कितना कार्ड से हो, सब कुछ आपके पास निकल के आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद रात को जब आप सेटल करते हो अपना कैश, ठीक है, कैश, तो उसमें लिखना होता है कि कितने 500 के नोट आए, कितने 200 के, कितने 150 सब डिक्लेयर करते हैं। क्रेडिट कार्ड की कितनी पर्चियां आई, जो और जो आपने जो शीट बनाया उसमें लिखा रहेगा कितना पेटीएम, कितना कार्ड, कितना कैश, वो उसका टोटल कर लिया, ठीक है, और वो वहां पे भर दिया। उसका एक प्रिंट आउट लगा के डे बुक में आपने चिपका दिया। क्लियर? ये आपने वहां पे भर दिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, एक गूगल फॉर्म होता है। उस गूगल फॉर्म पे वो आप क्लिक करते हो, जो भी चीजें आपने उस गूगल उसमें एक्सेल शीट में भरी है उसी गूगल फॉर्म में वही सारी चीजें भरते हैं, कितना कैश, कितना कार्ड, कितना फ्लोट, कितना पेमेंट, कितना रिसीट, सब कुछ उसमें डिटेल करके भर के सबमिट करेगी, तो वो बैक ऑफिस में चला जाएगा। अब बैक ऑफिस टीम जब अगले दिन आएगी उसको वो चेक करेगी, ठीक है, कि आपने बोला मेरे पास इतना पैसा आया, लेकिन सिस्टम में या क्विक बिल में जो हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ और आ रहा है, दोनों को वो मैच करेगा। और बैंक में कितना पैसा गया वो भी मैच करेगा। जो डिफरेंस आएगा वो आपको बताया जाएगा कि भाई आपने बोला 12,000 की सेल हुई, डिक्लेरेशन किया, लेकिन यहाँ पे जो सेल आ रही है वो 12,500 की आ रही है, वो 500 रुपए कहाँ गए, वो क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने वो वैसा ढूंढ लिया और सेटल हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो 500 रुपए कैशियर के अमाउंट में से डिडक्ट होता है। क्लियर? कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो ढंग से उसको प्रॉपर करे, अदरवाइज उसका डिडक्शन होगा। गलती क्यों होती है, कैश में गलती क्यों होती है, पॉज करो, शॉर्टेज या एक्सेस क्यों आती है? उसका प्राइमरी रीजन है मल्टीपल लोगों का कैश काउंटर पे जाना। आज सपोज करो आप दोनों लोग स्टोर पे हो, पहला बंदा बिल कर गया, हट गया, ठीक, दूसरा बंदा चला गया, उसने भी बिल कर दिया, फिर उसके बाद ये चले गए, फिर आप चले गए, अचानक से कोई और बंदा गया, उसने बिलिंग कर दिया। अभी क्या हो रहा है, जिसको जो समझ में आया कर दिया, फिर कोई कस्टमर आया, उसने पेमेंट दे दी, आपने बिल किया नहीं, पैसे उसमें रख दिए, ठीक। अगर आपने बिल नहीं किया तो एक्सेस आएगा, बिल कर दिया पेमेंट नहीं लिया तो शॉर्टेज आएगा, ठीक है। सो जब आप मल्टीपल लोग कैश को एक्सेस करते हैं तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए कैश पे खाली एक आदमी को रहना है। एक दिन में एक आदमी ही कैश हैंडल करेगा। अगर उसको बाथरूम जाना है, लंच पे जाना है या कहीं जाना है, वो 500 रुपए के नोट निकाल करके, 100 के, 10 के, 20 के निकाल करके वो बाहर रख के जाएगा, और उस दौरान जो भी बिल होगा जब वो लौट करके आएगा सामने वाले से हिसाब लेगा और वापस से कैश में मिला करके अपने लिस्ट को अपडेट करके आगे बढ़ेगा। उस दिन जो भी बंदा कैश हैंडल करेगा वो अपने लॉगिन आईडी से एंट्री करेगा, और जो भी शॉर्टेज या एक्सेस आएगा उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर मल्टीपल लोग एक्सेस कर रहे हैं तो उसके बावजूद जिस भी आईडी से बिलिंग हुआ है उस आईडी वाले बंदे के पैसे कटेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टोर में आप ही लोग हो, हम नहीं हैं, तो जो भी गलती हो रही है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। कैश मैनेजमेंट या कैश डिक्लेरेशन कितने बजे स्टार्ट करना चाहिए? आइडियली स्टोर क्लोजिंग टाइम अगर स्टोर का 9:15 है तो 9:05 से पहले कैश गिरना स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। 9:15 पे क्लोजिंग टाइम है तो 9:05 से पहले 10 मिनट में आराम से ये काउंटिंग हो जाती है। 9:05 से पहले काउंटिंग नहीं स्टार्ट होनी चाहिए, और जो सामान अंदर भी करना है वो 9:05 से पहले अंदर नहीं करना है, ठीक है, मतलब क्लोजिंग के 10 मिनट पहले से। और बिकॉज ये स्टोर बड़ा है, यहाँ पे 15 मिनट पहले से आप वो एक्टिविटी कर, बाकी छोटे स्टोर्स में 10 मिनट पहले, और इस स्टोर के लिए सेक्टर 46 में मतलब अगर रात को 10 बजे क्लोजिंग टाइम है तो 9:45 से पहले
कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। अगर कस्टमर स्टोर के अंदर है तो जब तक कस्टमर स्टोर के बाहर नहीं चला जाता है हमें वो एक्टिविटी नहीं स्टार्ट करनी है। अगर सपोज स्टोर के अंदर कस्टमर्स हैं, हमने कहा चलो भाई सामान अंदर करो, टाइम हो गया, सॉरी, जब कस्टमर स्टोर से बाहर निकल जाए तब आप अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि सर 9-5 बन गया, मैंने तो सामान अंदर करना है, कस्टमर खड़े, मुझे मतलब नहीं, मैं तो दुकान बढ़ा रहा हूँ। जब तक कस्टमर दुकान के अंदर है आपको कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करनी क्लोजिंग की, ठीक है। डिक्लेरेशन करेंगे, कैश मैनेजमेंट का बैकअप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, ये सब एक्टिविटीज करनी। और जाने से पहले जो हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर है क्विक बिल, उसका बैकअप भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रोज जाने से पहले पेन ड्राइव आप लोग को हर स्टोर में मिलेगी, उस पेन ड्राइव में उसका बैकअप लेना होता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि जाने से पहले आप कैश डिक्लेरेशन भरें, आप उसको बैकअप लें और गूगल फॉर्म पे डिक्लेयर करें, ठीक है। अब हम आते हैं डीलर विजिट के ऊपर। हमारे यहाँ पे डीलर विजिट्स आर नॉट अलाउड। इसका मतलब जो ब्रांड के बंदे आते हैं, जो ये बोलते हैं कि सपोज कोई स्मार्टिविटी का बंदा है, मैजिमेक का बंदा है, आपके स्टोर्स पे विजिट करेगा, वो बोलेगा सर मुझे अपना कैटलॉग दिखाएगा ऑर्डर देने के लिए। आप लोगों ने बोलना है सर हमारा जो ऑर्डर है वो सेक्टर 46 से होता है और खाली प्रवीण सर करते हैं, ठीक है। आप उनको व्हाट्सएप करिए और उनसे जो है डायरेक्टली बात करिए। हमारे स्टोर पे कोई भी ऑर्डरिंग नहीं होती है, स्टोर पे कोई पिक्चर क्लिक करना अलाउड नहीं है, ना ही कस्टमर का ना ही डिस्ट्रीब्यूटर्स का, ठीक है। और उनको क्लियरली बोलना है सर आप डायरेक्टली उनसे बात करिए, हमारे पास स्टोर में आपका मतलब हमारे को बोला गया है कि हम स्टोर पे कुछ नहीं करते, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। एंटरटेन ही नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बंदे स्टोर पे आने ही नहीं चाहिए। फोन नंबर एक्सचेंज बिल्कुल नहीं करना है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के बंदे से, कि वो अगर आपका नंबर मांगे आप उनका नंबर मांगो, ये सब कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। आपका काम है उनको क्लियरली बोलना कि सर हमारे स्टोर पे अलाउड नहीं है, ठीक है। आप सर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं बस, और ज़्यादा बात नहीं करनी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के बंदे से। एक रजिस्टर है डीलर विजिट रजिस्टर, कोई डीलर आके, नया डीलर आता है बात करना चाहता है, उसमें आप एंट्री करा लीजिए, उसकी फ़ोन नंबर ले लीजिए और जाने के बाद मैसेज कर दीजिए कि ये डीलर आया था, उसका ये नंबर है या ये चीज़ है, आप डायरेक्टली आप बात करो। अगर हमें लगेगा बात करनी तो हम बात कर लेंगे, पर इन्फॉर्मेशन हमारे तक आनी चाहिए कि कौन सा बंदा स्टोर में आया और क्या करने के लिए आया। तो उसके लिए एक डीलर विजिट रजिस्टर है जिसको आप वहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। तो डीलर विजिट रजिस्टर का आपको फॉर्मेट मिल जाएगा जिसमें कब आया, कौन आया, उसका जो कार्ड है वो आप लोगे, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑर्गेनाइजेशन नेम और किस लिए आया, पेमेंट के लिए आया, सामान के लिए, वो सब भरोगे और वो यहाँ पे भेजोगे। इन्वेंट्री के प्रोसेसेस, सबसे पहला होता है परचेज। परचेज में दो तरह की चीज़ें हमारे पास आती हैं, ठीक आ रहा है। एक तो होता है ब्रांडेड आइटम्स, एक होता है नॉन ब्रांडेड आइटम्स। पहचान कैसे करेंगे क्या ब्रांड है क्या नॉन ब्रांड है? जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड कंपनी से लग करके आ रहा है, बारकोड लगा हुआ है और ब्रांड का नाम लिखा है, इंपोर्टेड में सब कुछ लिखा हुआ, वो ब्रांडेड आइटम है। और जिसमें हमारा बारकोड लगा है मोटा मोटा, वो इंपोर्टेड आइटम है, मोटा मोटे तौर पे वो इंपोर्टेड आइटम है। क्लियर? अब जब वो प्रोडक्ट आता है, पहले हम ब्रांड की बात कर देते हैं, तो उसका प्रोसेस जो है अलग है। अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू प्रोडक्ट आ रहा है तो अलग अलग स्टोर पे वो प्रोडक्ट चला जाता है, ठीक है। सो क्या होता है, एक्सेल शीट बनी हुई है, एक्सेल शीट में वो प्रोडक्ट जो है इन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, कि मेरे पास ये बारकोड का प्रोडक्ट, इतनी एमआरपी का प्रोडक्ट, इतनी क्वांटिटी आया, आप एक्सेल मेंटेन कर लेते हो स्कैन करके, ठीक है। उसके बाद हमारा बैक ऑफिस का एक बंदा होता है, उसको आप इंटीमेट करते हो, स्कैंड कॉपी भेजते हो बिल का कि ये मेरे पास आया है, उसकी एंट्री करनी है, और वो एक्सेल शीट उसको आप दे देते हो, ठीक है। अब वो एक्सेल शीट जो है हेड ऑफिस में, जो कि सेक्टर 46 है, वहां पे परचेज में चढ़ाई जाती है। सारा जो परचेज होता है वो सेक्टर 46 में होता है, ठीक है। माल वहां डायरेक्टली पहुंचा, कस्टमर ने पहुंचा, लेकिन एंट्री यहाँ पे होगी, ठीक है। आपने एक्सेल बताया इतना हमारे को सामान मिला, वो बंदा जो है उस एक्सेल शीट को चेक करेगा और उसको सिस्टम में इंपोर्ट कर देगा सेक्टर 46 में, फिर वो ट्रांसफर आउट मार देगा सेम क्वांटिटी आपके स्टोर में। मतलब
फैक्टर 46 ने उस पर्टिकुलर स्टोर अर्जुन मार्ग को या व्यापार केंद्र को या सफायर को उतने क्वांटिटी भेज दी थी, ठीक है। फिर वहां पे आप जब रिसीव करोगे तो आपके स्टॉक में वो इन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपकी बिलिंग में वो दिखाने लग जाएगा आइटम, ठीक है। ये क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया कि जब एक परचेज होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें चेक करनी होती हैं कि जितना हमने ऑर्डर दिया था उतना ही माल आया कि नहीं आया, जितना हमने मार्जिन मांगा कमिट किया था उतना ही मार्जिन आया कि नहीं आया, ठीक है। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि स्टोर के अंदर बंदों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, परचेज चढ़ाना नहीं आता है, मार्जिन चेक करना नहीं आता है, तो क्या होता है, गलतियां होती हैं, मास्टर गलत बन जाते हैं। तो हमने क्या किया, एक बैक ऑफिस का बंदा बना दिया जो कि सारी परचेज की एंट्री करेगा। तो सारी परचेज यहाँ पे आ गई, स्टॉक ट्रांसफर आउट किया, मेन चला गया, स्टोर का काम है सेल करना, माल आ गया उसके पास, इन्वेंट्री में चढ़ गया तो उसने स्कैन किया, खड़ाक से आइटम आ गया उसने, और डिस्काउंट भी पड़ा हुआ वहां से उसने बेच दिया। इसलिए हमने ये सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है, परचेज सॉर्टेड। अब नॉन ब्रांड की बात करते हैं। नॉन ब्रांड मतलब जो दिल्ली सदर से चाइना वाला आइटम आता है या फिर जिसमें एक बारकोड नहीं होता है, वो यहाँ पे आता है, सारे स्टोर में आता है, पहले चेक होता है, उसमें अगर इंपोर्ट का कोई स्टिकर लगाता है तो उसको हटा दिया जाता है, उसके बाद अपना एक बारकोड लगाया जाता है, फिर वो बंटवारा होता है चारों स्टोरों में, और फिर स्कैन करके अलग अलग कार्टन में, हर एक कार्टन में एक स्टॉक ट्रांसफर आउट नंबर होता है, वो लिख दिया जाता है और उस स्टोर को वो भेज दिया जाता है। जब वो स्टोर उसको चेक उठाता है तो वो देखता है कि अगर 300 पीस उस कार्टन में लिखे हुए हैं उस परचेज ऑर्डर में, तो हमें कितने मिले, 298 मिले या 302 मिले हैं। अगर डिस्क्रिपेंसी आता है तो वो डिक्लेयर करता है भैया मेरे पास कम पीस आए हैं या ज्यादा पीस आए हैं, ठीक है। भेजने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी माल गया है वो ठीक ठाक जाना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर टेपिंग प्रॉपर होनी चाहिए और सही क्वांटिटी में जाना चाहिए। अगर भेजने वाले ने कम या ज्यादा भेजा है और आप रिसीविंग करा बता दिया तो भेजने वाले को पेनाल्टी लगेगी। अगर रिसीव करने वाले ने ज्यादा पीस या कम पीस रिसीव कर लिया और इंटीमेट नहीं किया तो रिसीव करने वाले को पेनाल्टी मिलेगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक टेक हमेशा होगा, और अगर स्टॉक में डिस्क्रिपेंसी आती है, मतलब जब स्टॉक टेक होता है सारे आइटम को स्कैन किया जाता है, अगर स्टॉक इन्वेंट्री में आपके 1000 पीस दिखा रहे हैं स्टोर की और अगर निकलता 950 पीस है, वो 50 पीस का डेबिट उस स्टोर के बंदों पे मारा जाएगा। अगर स्टोर से सामान गायब हो रहा है इसका मतलब स्टोर से चोरी हो रही है, क्योंकि सारा माल काउंटेड है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब माल काउंटेड है तो स्टोर से सामान चोरी हो गया? स्टोर से माल कैसे आता है, या तो कस्टमर ले जा सकता है या तो स्टाफ ले जा सकता है, ठीक है। कस्टमर जाएगा तो भी आपकी गलती है, स्टाफ ले जाएगा। तो स्टॉक का बिल्कुल ध्यान रखना है, जो भी आइटम है प्रॉपर चेक करो, टूटा आ रहा है, फूटा आ रहा है, डैमेज आ रहा है, डिक्लेयर करो। अगर नहीं करोगे तो स्टॉक टेक के टाइम पे वो पैसा आपके नाम पे डेबिट होगा, ठीक है। अगर कोई चीज आपको दिख रही है गलती हो गई, आप डिक्लेयर कर दो। अगर आप डिक्लेयर कर देते हो, चांसेस है कि वो डिस्क्रिपेंसी अप्रूव कर दी जाएगी। छुपाते हो 101% पैसा काट लिया जाएगा। चीजें अगर छुपाई जाएंगी तो नुकसान होगा, याद रखना। नहीं छुपाई जाएंगी, क्लियर कट बता दी जाएंगी, गलती एक्सेप्ट कर ली जाएगी, मोस्ट लाइकली है कि चांसेस आपकी चीजों का अप्रूवल हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी गलती होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्ट करो और बता दो। छुपाने से कोई लाभ नहीं है, छुपाने से नुकसान होगा, क्लियर बताने से फायदा है। कई बार ऐसा होता है कस्टमर हमारे पास आता है कि भाई मेरे को फलानी आइटम चाहिए जो आपके स्टोर में नहीं होता है। तो अब तक क्या होता रहता है, फोन घूमते हैं, पहले एक स्टोर फिर दूसरे स्टोर, फिर तेरे पास ये आइटम है, तेरे पास ये आइटम है, तेरे पास ये आइटम है, यही होता है। पहले ये बहुत ज्यादा होता था, हमने ये सिस्टम बंद कर दिया। अब क्लियरली अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो आइटम आपके स्टोर में नहीं अवेलेबल है, पहला चीज तो आप ट्राई करो कस्टमर कुछ और तो नहीं। अगर कस्टमर को वही सेम आइटम चाहिए तो आपने क्या करना है, सर अपना फोन नंबर दे दीजिए, हमारी बैक ऑफिस टीम आपको थोड़ी ही देर में पिक्चर्स और प्राइस के साथ ये आइटम आपको भेज देगी। आपने क्या करना है, कस्टमर का नंबर और उसका प्रोडक्ट का जो उसको चाहिए व्हाट्सएप पे, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें डाल देना है। हमारे पास बैक ऑफिस की टीम है, वो बैक ऑफिस की टीम जो है उसको देखेगी और तुरंत कस्टमर को वो पिक्चर्स भेजेगी, फोटो भेजेगी और सब कुछ कर देगी।
ठीक है। और ये जो सेल होगी, जिसने भी ये लीड भेजी है उसके नाम पे चढ़ा दी जाएगी। फॉर एग्जांपल सेक्टर 49 में बिट्टू है, वहाँ पे उन्होंने ये लीड भेजी है, तो ये सेल बिट्टू के नाम पे डाल दी जाएगी। तो इसलिए ताकि सामने वाले को भी मोटिवेशन रहे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स भेजूँ और कन्वर्ट। आपको टाइम नहीं खराब करना है, बिकॉज आप क्या करते हो कि जब आपके पास कस्टमर को आपने रिक्वायरमेंट मांगी, अब आप पहले उधर बोलोगे, फिर वहाँ से वो बंदा फोटो भेजेगा, अरे कस्टमर नहीं भैया मैं तो देख के ही लूंगी या तो मैं बाद में लूंगी। 90% टाइम में वो क्लोज नहीं होती हैं चीज़ें। हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं वो तो अभी ले लेगी, उस केस में आप अपने सुपीरियर मैनेजर को आप फ़ोन करो, सर ये मुझे चाहिए और अर्जेंट चाहिए, तब आपको हो जाएगा। लेकिन ये हर बार के केस नहीं होना चाहिए। इसका मिसयूज होता है। कैसे होता है? कुछ स्टाफ है, विदाउट नेमिंग बताऊंगा, वो दूसरे से होता है, और भाई क्या हाल चाल है, खाने में क्या खाए हो, समोसा खाया कि चटनी वाले, हरी चटनी खाई लाल चटनी खाई, ठीक है ना। और देखा मैनेजर ने उठा लिया तो कहा सर वो ना माशा एंड बियर का ना वो हमें वो चाहिए था, ये आइटम चाहिए था। ये बहुत कुछ होता है, ये कम्युनिकेशन कट है। आप ग्रुप में डालो, आपका काम है आपके स्टोर में जो प्रोडक्ट है वो बेचना। अगर आपके स्टोर में वो प्रोडक्ट नहीं है तो कस्टमर रिक्वायरमेंट ग्रुप में डालो। आप एक स्टैंड अलोन स्टोर पे काम करते हो और उस स्टोर से बेचना आपका काम है। कंफर्म्ड ऑर्डर है आपके पास तो बात करो, पैसा आ चुका है तो बात करो, अदरवाइज छोड़ दो, ठीक है। हाँ, 3 बंदों को एक्सेप्शन है, देव, मिथुन, अनवर। ये बंदे कहीं पे भी किसी को भी फोन करके चीजें मांग सकते हो, कोई बंदा मना नहीं करेगा। अदरवाइज आपके फोन में अगर राहुल का फोन आता है, नंदन का फोन आता है या किसी का भी फोन आता है, आप क्लियरली बोलो कस्टमर रिक्वायरमेंट ग्रुप में डाल दो, हम मैनेज वहीं पे रिस्पॉन्ड कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। एक कस्टमर आते हैं जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, अगर वो प्रोडक्ट हमारे किसी भी स्टोर में अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? ओके, मैंने अभी बताया था कि आपको फोटो का कस्टमर का नंबर लेके कस्टमर रिक्वायरमेंट ग्रुप में डाल देना है, और हमारी जो ऑनलाइन की टीम है उस नीड को एड्रेस करेगी। हम ला सकते होंगे तो कस्टमर को मैसेज चला जाएगा कि हम ला करके आपको दे देंगे, नहीं ला सकते होंगे तो भी मैसेज चला जाएगा कि हम ये प्रोडक्ट आपको अरेंज नहीं कर सकते, ठीक। जैसे जो ऑटोमेटिक चलेगा, ऑटोमेटिक नहीं है, कुछ बंदे हैं जो टीम में हैंडल करते हैं, जिसमें एक मैं हूँ, देव है, इशू है, ये बंदे हैं जो हैंडल करते हैं, जो कि आपको कस्टमर से बात करके उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। प्रोसेस के ऊपर सेल्स में बहुत सारे आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बिलिंग का प्रोसेस। हमारा जो बिलिंग का सॉफ्टवेयर है क्विक बिल है। सबसे पहले हमें कस्टमर का नंबर लेना है। सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए प्लीज। आपने वो कॉन्टैक्ट नंबर डाला, अगर वो कॉन्टैक्ट नंबर हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एंटर मारेंगे, नहीं है तो एंटर मारते उसका नाम आ जाएगा, आपने उसका नाम ले लिया, ठीक है। अगला आता है सेल्समैन का नाम, आप सेल्समैन का नाम डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट स्कैन किया, स्कैन करने के बाद आपने एमआरपी चेक किया, जिस एमआरपी का आइटम है और वही सेम आ रहा है कि नहीं वो आपने चेक कर लिया, ठीक है। डिस्काउंट आ गया और आपने उसका बिल प्रिंट कर लिया। अभी मैं नॉर्मल सेल्स की बात कर रहा हूँ। कस्टमर ने पेमेंट दे दिया, पेमेंट करने के बाद बिल जनरेट हुआ। बिल जनरेट करने के बाद आप अगर कस्टमर पैकिंग नहीं चाहता है तो आप आइटम चेक करेंगे, उसके बाद वो आइटम थैले में डालेंगे और उसको दे देंगे। अगर वो पैकिंग चाहता है तो दोनों सामान, जो भी सामान लिया है वो रख करके बिल के साथ आप पैकिंग वाले बंदे को दे देंगे या खुद पैक करेंगे, जैसा स्टोर है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन खास बात यह है कि पैकिंग करने वाले की ये जिम्मेदारी है कि वो आइटम मैच करके थैले में डालेगा। आज की डेट में क्या होता है, सपोज ये पैकिंग का टेबल है, इसमें 4 आइटम पहले ही पड़े हुए हैं, उसको बिल नहीं दिया गया, बोला बेटा ये पैक कर दे, वो पैक कर रहा है, उसने एक आइटम यहाँ पड़ा वो भी पैक करके उसी झोले में डाल दिया। कस्टमर के पास कोई अगर एक्स्ट्रा सामान आएगा तो क्या वो बोलेगा कि अगर एक्स्ट्रा आ गया? बिल्कुल नहीं बोलेगा। लेकिन स्टोर से एक सामान कम हो गया, अगर स्टोर से एक सामान कम हो गया तो स्टॉक टेक के टाइम पे किसके पैसे कटेंगे? आप लोगों के पैसे कटेंगे। इसलिए बिल होने के बाद ही पैकिंग स्टार्ट होनी चाहिए। कस्टमर लाख बोलता रहे मुझे जल्दी है जल्दी है जल्दी है, अगर आप बिग बाजार में जाते हो, सोडी में जाते हो, बिना बिल के सामान लेके जाता है कस्टमर? तो यहाँ पे क्यों? इकट्ठा सारा पैकिंग होने को सेल्समैन, अगर सेल्समैन का भी काम है ये नहीं कि एक एक प्रोडक्ट काउंटर पे, नहीं, एक साथ इकट्ठा कर लो फिर लेके आओ पैकिंग के लिए। आप पहले पेमेंट लोगे,
बिल निकलेगा, बिल निकलने के बाद ही पैकिंग काउंटर पे जाएगा बहुत क्लियरली, और उसके बाद चेक करके ही बैग में डाला जाएगा। अगर कम या ज्यादा सामान गया तो पैकिंग वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको वो पैसे भरने पड़ेंगे। बिल्कुल क्लियर है, इज इट क्लियर? अगर आउट ऑफ स्टोर डिलीवरी के लिए जा रहा है कोई प्रोडक्ट तो भी चेक करके डाला जाएगा, और अगर बड़ा प्रोडक्ट है जो थैले में नहीं आ रहा है, प्रॉपर बबल रैप करके जाएगा ताकि ट्रांजिट में प्रोडक्ट खराब ना हो। अगर भेजने के समय लापरवाही हुई, रास्ते में प्रोडक्ट खराब हो गया, भेजने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस प्रोडक्ट का कॉस्ट उस बंदे को बेयर करना पड़ेगा। कस्टमर को बिल का कॉपी देना मैंडेटरी है। अगर कस्टमर को बिल नहीं दिया जा रहा है और कस्टमर सामान बिना लिए सामान लेके बाहर चला गया, उसको चोरी मानी जाएगी। ठीक है? अगर कस्टमर दुकान से बाहर सामान लेके चला गया और वो बिल नहीं निकला है, किसी भी कारण से नहीं निकला है, उसको चोरी मानी जाएगी और कैशियर पे एक्शन लिया जाएगा। अगर सिस्टम का प्रॉब्लम है, बिल का प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, आप इंटीमेट करेंगे, इमीडिएटली इंटीमेट करेंगे अपने सेक्टर 46 में देव को या मुझे मैसेज करेंगे कि सिस्टम का प्रिंट नहीं निकल रहा है। कस्टमर जितनी मर्जी जल्दी में हो, आप थैला तब तक नहीं देंगे हाथ में जब तक आपका बिल बाहर नहीं निकलता है प्रिंट आउट। हर कस्टमर को बिल देना मैंडेटरी है। कस्टमर तो हमेशा जल्दी में रहेगा, लेकिन जब तक आपका काम नहीं पूरा होता है, आप कस्टमर को फ्री नहीं करोगे। कोई बात नहीं, कस्टमर प्रोडक्ट नहीं लेके जाता है, कस्टमर सोचता है नहीं मेरे को जल्दी में सामान नीचे छोड़ जाए, कोई बात नहीं, बिना बिल के सामान स्टोर से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्लियर? एकदम क्लियर? कुछ डाउट है मुझे? तो जैसे कि कभी कभार क्या होता है सर, कस्टमर्स आते हैं, उन्होंने जैसे कोई छोटी सी चीज 100 रुपीज या एक हॉट व्हील ली है 170 में, तो बिलिंग के दौरान उनसे नंबर पूछा जाता है कि सर नंबर बता दीजिए, वो मना कर देते हैं। और सर वो बहुत जल्दी में रहते हैं कि जैसे हमारा सिस्टम कभी कभार नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला जाता है, तो आप रहने दीजिए मुझे जाने, बट बिल निकल जाता है वो फिर भी नहीं लेते। तो इस केस में उस बिल को आप प्रिजर्व करके एक वहां पे कांटे वाला है, वहां पे आप रख दीजिए। ठीक है? ऐसे होते हैं कस्टमर्स। ठीक है? तो आप बिल नंबर नहीं दे रहा, जबरदस्ती मत करिए, आप उसको अपना बिल का प्रिंट आउट बिना नंबर निकाल के उसको रख लीजिए। ये आपके लिए भी जरूरी। सपोज करो शाम के टाइम पे कोई ट्रांजैक्शन हो गया जिसका कोई पैसा शॉर्टेज आ रहा है, तो उस कस्टमर को आप फोन करके बुला करके आप वापस पैसे ले सकते हैं। ऐसे पास में इंस्टेंसेस हुए कि पेटीएम का रिजेक्ट हो गया, फिर रात को पैसे आपको भरने पड़ेंगे अगर आपके पास वो नंबर नहीं है। अब आपके पास अगर कस्टमर का नंबर है तो आपने कस्टमर को फोन किया, भैया पैसे देके जाओ। कई बार ऐसा भी होता है कि सिस्टम डाउन हो गया, सिस्टम चल ही नहीं रहा है, उस केस में क्या, एक मैनुअल बिल बुक है। ठीक है? तो उस मैनुअल बिल बुक में आप बिल बनाओगे, जो चीज वहां पे कैप्चर करते हो सेम चीज वहां कैप्चर करके बिल का एक वहां पे एक नीचे कार्बन लगा करके प्रिंट निकाल करके कस्टमर को दोगे। जब आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा, उस बिल को दोबारा एंट्री करोगे, वहां पे बिल नंबर अपडेट करोगे और साथ में स्टेपल करके उस मैनुअल बिल बुक में लगा दोगे। लेकिन हर हालत में बिल कस्टमर के हाथ में जाना है, चाहे मैनुअल चाहे फिजिकल, जाना ही जाना है। क्लियर? आते हैं सेल्स रिटर्न पे। सेल्स रिटर्न हम नहीं करते हैं। अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, डैमेज्ड है और 2 दिन के अंदर कस्टमर आके डिक्लेयर करता है और अनयूज्ड है, बॉक्स कंप्लीट है, प्रोडक्ट सेलेबल है, तब उसी केस में हम उसको दूसरा प्रोडक्ट पीस टू पीस चेंज करके दे सकते हैं, और जेन्युइन केस है। तो ऐसा नहीं कि बच्चे ने रगड़ दिया 2 दिन के अंदर, वो बोला अरे पीस तो खराब निकल गया 2 दिन में। सर प्रोडक्ट की कोई वारंटी नहीं आती है। ठीक है? इसीलिए कहते हैं चाइनीज आइटम को आप चेक करा के दीजिए। ब्रांड में अगर रिटर्न आता है, डिफेक्टिव है, तो हम ब्रांड में फिर भी रिटर्न करके दे सकते हैं, लेकिन चाइनीज आइटम को हम कोई चीज नहीं। हाँ, रिपेयर हो सकता है, रिपेयरिंग का कॉस्ट कस्टमर को देना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है जेन्युइन कंडीशन है, कस्टमर ने यूज नहीं किया, डबल कर उसके पास चला गया, तो आप उसको रिटर्न ले सकते हैं और उसके बदले में या तो क्रेडिट नोट कर सकते हैं उसको जो 90 डेज तक वैलिड है, या तो पीस टू पीस दूसरा प्रोडक्ट दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी उसके पास बिल होना चाहिए और विद इन 3 डेज के अंदर होना चाहिए, और प्रोडक्ट सेलेबल कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉक्स का कोई कंटेंट मिसिंग है, चार्जर मिसिंग है या डब्बा फटा हुआ है तो आपने ले लिया।
बेस्ट ये रहता है कि आप अपने सुपरवाइजर को दिखाएं, फोटो भेजें, अप्रूवल लें, उसके बाद करें, वरना अदरवाइज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न कोशिश करें कि ना हो, और अगर अनअवॉइडेबल है तो अपने सुपीरियर्स का परमिशन लेके ही करें। ठीक है, रिसीट के बारे में, मतलब माल जब आपके स्टोर में आता है तो आप कैसे चेक करते हो? माल दो तरीके से आता है, जो मैंने परचेज का बताया था, परचेज सामान कोई लेके आ रहा है, वेंडर लेके आ रहा है, या फिर हमारे स्टोर से ट्रांसफर हो रहा है। तो पहले बात तो जो भी ट्रांसफर ऑर्डर गया है, पहले तो आप क्वांटिटी चेक करोगे, कितनी क्वांटिटी उसमें आ रही है और कितनी क्वांटिटी आपकी एक्चुअली आई है। पहले तो आप पीस चेक कर लोगे कि जो आपके पास चलान या कुछ आया है उससे 200 पीस है, 10 पीस है, 20 पीस है, उतने पीस आपके पास आए हैं कि नहीं है। फिर वो आइटम और एमआरपी वो सेम है कि नहीं, वो चीज़ चेक करोगे, और जहाँ पे भी डिस्क्रिपेंसी होगी वो तुरंत हाईलाइट करोगे कि ये डिस्क्रिपेंसी हमारे पास आई है। ठीक है, वो डिस्क्रिपेंसी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, ये करना मैंडेटरी है। अगर नहीं करते हो तो उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी है और आपको वो भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा है मोबाइल फ़ोन यूजेज। मोबाइल फ़ोन यूजेज स्टोर के अंदर अलाउड नहीं है। स्टोर में आने के बाद आप अपना जो मोबाइल है वो स्टोर में सबमिट कर दोगे, जो भी कैशियर रहेगा उसके पास आप सबमिट करा दोगे। ठीक है, जब आपको चाहिए होगा आप मांग करके ले लोगे। जनरली लंच टाइम पे आप अपना यूज़ कर सकते हो फ़ोन, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। आपका मैनेजर अगर आपको ओके करता है तो केस टू केस बेसिस पे आप कर सकते हो, मिस यूज़ नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो एडवांस, कोई एम्प्लॉय एडवांस की पॉलिसी हमारे पास नहीं है। आपकी सैलरी 10 तारीख को आ जाया करेगी, हर महीने की 1 से 30 की सैलरी 10 तारीख को मिल जाएगी आपको। ठीक है, सो प्लीज़ उसी में मैनेज करिए, क्योंकि एडवांस नहीं मिलेगा। सैलरी 10 तारीख को आपको मिल जाएगी। ठीक है, किसी भी केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, एडवांस की कोई पॉलिसी नहीं है। सो प्लीज़ इसको ध्यान रखते हुए अपना काम करें। लीव्स पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, महीने की 4 छुट्टियाँ मिलेंगी। ठीक है, छुट्टी नहीं लेते हो तो आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे, और छुट्टी जो होगी वो पब्लिक हॉलीडेज वाले दिन छुट्टी नहीं हो सकती है। ठीक है, मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे में एक दिन की छुट्टी आप ले सकते हो। ठीक है, छुट्टियों को पहले एडवांस में प्लान करें, अचानक से छुट्टी नहीं होनी चाहिए। सुबह सुबह फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उस केस में डबल डिडक्शन हो जाएगा। टाइम से स्टोर में नहीं आएंगे, 2 लेट एक वीक में लेट मार्किंग होगा। अगर आप लेट हो रहे हो, जिसको आपको पता है लेट हो रहे हो, मैसेज करो या बात करो अपने सुपरवाइजर से, उस केस में लेट मार्किंग अगर आप अप्रूव करता है तो नहीं लगेगी। ठीक है, ये सारी बातें हमने आपसे डिस्कस करी। रेजिग्नेशन, अगर आपको छोड़ के जाना है, 15 दिन का नोटिस है वो आप दे दीजिए तो आपका, अदरवाइज वो पैसे कट जाते हैं, इसलिए बी वेरी क्लियर। अगर आपको बाई चांस किसी कारण से आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं तो नोटिस पीरियड है 15 दिन का, आप वो दे करके छोड़ के जा सकते हो। अगर आपका मैनेजर अप्रूव कर देता है कि ठीक है आप जाओ कोई बात नहीं, तो उस केस में नोटिस पीरियड वेव ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, पीएफ और ईएसआईसी, हमारे यहाँ पीएफ नहीं कटता, ईएसआईसी का बेनिफिट आपको मिलेगा। एक छोटा सा डिडक्शन होता है ईएसआईसी का, वो पैसा कट करके आपकी सैलरी में आएगा, उससे आपको ईएसआई में जो मेडिकल कवरेज होता है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ईएसआईसी कार्ड बनेगा आपका, और कभी जैसे इलाज कराना होता है, कुछ कराना होता है, उस ईएसआईसी कार्ड से आपका इलाज हो जाएगा। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जैसे, हाँ, तो ईएसआईसी में आपकी कुछ डिटेल्स चाहिए होगी, वो डिटेल्स आप देंगे, हम आगे वहाँ पे फाइल करेंगे, आपका ईएसआईसी का कार्ड बनेगा, मेडिकल बेनिफिट उसमें मिल जाते हैं। तो ईएसआईसी हॉस्पिटल में जाके आप अपना इलाज कराओगे, इलाज एब्सोल्युटली फ्री होता है। ठीक है, तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सारी डिटेल्स जो चाहिए होगी हम आपको बता देंगे, वो डिटेल्स आप सबमिट कर देना। उसका एक छोटा से कुछ 200-400 रुपये जो है वो डिडक्शन होकर सैलरी से कट के आएगा, बट उसका जो बेनिफिट है ना, अगर किसी को घर में कोई बीमार है तो उसका बेनिफिट उसको बहुत तगड़ा होता है उस चीज़ का। सर हम फैमिली मेंबर किसी को भी करा वो सारी डिटेल्स मैं एक बार चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वो कवरेज आप लोगों को लेना चाहिए, वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि बीमारी पूछ करके नहीं आती है, किसी के घर में भी आ सकती है। सो अब हमने पहले नहीं कर रहे थे, अब हमने रिसेंटली चालू किया है, सो आपको ये सही का बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। आपको टी शर्ट मिलेगी, 2 टी शर्ट सबको मिलेगी। ऑफिस में टी शर्ट्स ही पहन के आना है, ऑफिस का एक टी शर्ट है वही पहन के आपको रहना है स्टोर में। अगर आप टी शर्ट नहीं पहनते हो तो वो प्रोसेस का वायलेशन माना जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा साफ सुथरा टी शर्ट पहन के ग्रूमिंग के साथ में आना है। बाल बने होने चाहिए, लड़कियों के लिए प्रॉपर जूड़ा होना चाहिए,
फालतू का ये गले में चेन नहीं होनी चाहिए, फटी जीन्स नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड के साथ आपको काम करना है, ठीक है। शूज़ पॉलिश होने चाहिए, कस्टमर से ढंग से ग्रीटिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पॉलिसीज में आती है। बस कई बार आपको स्टोर में ओवर टाइम करना पड़ता है, तो अगर आप 1 घंटा या इससे ऊपर अगर आप रात को रुकते हैं, रात के टाइम अगर सपोज 9 बजे का क्लोजिंग टाइम है, 9:15 क्लोजिंग, आप 10:15 के आसपास रुकते हैं, तो आपको उस टाइम पे कुछ एक रीइंबर्समेंट मिलता है, जो भी रहेगा वो आपको देव सर के थ्रू मालूम पड़ जाएगा, एक उसका वो आपको रीइंबर्समेंट मिल जाता है, ठीक है। में विजिट करता है, अगर आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, सबसे पहले है क्या बोलता है कि मुझे इतने साल के बच्चे के लिए गिफ्ट दिखा दो, इसके अलावा कुछ और चीज़ बोलता है क्या? आते हैं हाँ, वो बोलते हैं मुझे ये प्रोडक्ट, मतलब या तो वो स्पेसिफिक स्मार्टिविटी ब्रांड का दिखा दो, या लेगो दिखा दो, या कुछ कर दो, या बोलेगा इतने साल के बच्चे के लिए वो दिखा दो। क्योंकि आप लोग नए हो, उसकी आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूँ कि हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 5 तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला होता है एज ग्रुप। एज ग्रुप जैसे होता है, बच्चा जब पैदा हुआ, बच्चे पैदा होने के बाद उसको जब न्यू बॉर्न हो गया, न्यू बॉर्न के बाद टॉडलर आता है, टॉडलर का मतलब 1 से 3 साल, फिर 3 से 5 साल, 5 से 8 साल, 8 साल एंड अबव। न्यूबॉर्न 1 से 3 साल, 3 से 5 साल, 5 से 8 साल, 8 साल एंड अबव, तो 5 कैटेगरी हो गई एज ग्रुप में। फिर आता है जेंडर, या तो बोलेगा बॉय है या गर्ल है या कॉमन, या कोई भी किसी के लिए दिखा दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक। फिर होता है प्राइस रेंज, कि भैया मुझे इतने रुपए तक का सामान दिखाना, 1000 रुपए तक दिखा दो, या 2000 दिखा दो, या मुझे महंगा अच्छा किसी को गिफ्ट देना 3000 के ऊपर का दिखा दो, ठीक है। या फिर वो आके बोलेगा मुझे इस ब्रांड का दिखा दो, कि मुझे स्मार्टिविटी का दिखा दो, लेगो का दिखा दो, इमेजिमेक का दिखा दो, स्किलमेटिक्स का दिखा दो, ऐसे बोलेगा। या कई बार कस्टमर बोलता है यार मुझे ना पॉ पेट्रोल का चाहिए, या पेपा पिग का चाहिए, वो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, या मुझे पीजे मास्क का चाहिए, इस तरह की कस्टमर बात करते हैं। या फिर इसके अलावा होता है मुझे एक स्पेसिफिक चीज चाहिए, जैसे मुझे लंच बॉक्स दिखा दो, मुझे बैग्स दिखा दो, या मुझे एजुकेशनल में दिखा दो, ठीक है। इस तरह की डिमांड रहती है, जो 5 या 6 तरीकों में क्लासिफाई किया जा सकता है। कौन कौन से हैं आप बताओ जरा सूरज। सपोज सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब कस्टमर आता है आपको बोलता है कि ये दिखा दो, तो हमारा कस्टमर सेल्समैन क्या करता है, छटपटाने लग जाता है, सर ये भी देख लीजिए, सर ये भी देख लीजिए, सर ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, और अल्टीमेटली क्या होता है, कस्टमर को वो कंफ्यूज कर देता है। अगर कस्टमर आपके पास आया है, आपका सबसे पहला बात है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से समझना। सपोज कस्टमर कि मुझे 3 साल के बॉय के लिए टॉय दिखा दो, आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सर एजुकेशनल में दिखा दो या फिर गेम्स में दिखा दो, ठीक है। बोला उसने सपोज एजुकेशनल में दिखा दो, ठीक है सर। कोई स्पेसिफिक प्राइस रेंज देख रहे हैं कि 1000 रुपए तक या 2000 रुपए तक, तो खुद ही वो सिग्नल दे, वो बोल सकता है कि आप दिखाओ। उस केस में क्या करो, पहले आप महंगे से स्टार्ट करो, वो नहीं इतना नहीं, इतना में दिखाओ। अगर सपोज करो उसको महंगा चाहिए, आपने सस्ता दिखा दिया तो सेल का लॉस है। उसको सस्ता चाहिए, आपने महंगा दिखा दिया तो वो टाइम वेस्ट करेगा और वो चला जाएगा। तो पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट को समझो। अगर वो मन बना के आया है कि उसको स्पोर्ट्स का सामान चाहिए और आप उसको एजुकेशनल दिखा रहे हो या वाइस वर्सा, तो क्या होगा, वो लगेगा इनके पास तो है ही नहीं, और घूम फिर के वो चला जाएगा, ठीक है। इसमें एक बहुत जरूरी चीज है कि हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो प्रॉपर एज ग्रुप वाइज रखे रहने चाहिए, या इसी तरीके से रखे रहने चाहिए। कई बार कस्टमर क्या बोलता है, जब वो देखता है एक प्रोडक्ट उधर रखा है, एक प्रोडक्ट उधर रखा है, एक प्रोडक्ट, कस्टमर खुद ही सेल्समैन कंफ्यूज होता है, कस्टमर झक मार के चला जाता है। उसका प्राइमरी रीजन क्या होता है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट आप समझते ही नहीं। अभी थोड़े दिन पहले सफायर की बात है, मैं वहां पे गया था, कस्टमर 12 साल के गर्ल के लिए कुछ सामान लेने के लिए आए थी। एक प्रोडक्ट वहां दिखाया जा रहा था, एक प्रोडक्ट वहां दिखाया जा रहा था, एक प्रोडक्ट वहां दिखा रहा था, थोड़ी देर के बाद वो कस्टमर चला गया। अगला कस्टमर, उसको 2-3 हज़ार तक के सामान चाहिए थे, अगला कस्टमर आया उसको 500 तक का सामान चाहिए था, ऐसे ही वो भी घूम फिर के वो चला गया। क्यों? क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट ढंग से कैप्चर नहीं करी, और दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है उस एज ग्रुप का साथ में नहीं रखा हुआ था, और क्योंकि हमारे सेल्समैन को पता ही नहीं था कि कौन कौन से सामान दिखाए जा सकते हैं, इसलिए ये गड़बड़ हो, ठीक है। छोटे बच्चों में प्रॉब्लम नहीं आती, बड़े बच्चों में प्रॉब्लम आती, इसलिए जरूरी है कि बड़े बच्चों का सारा सामान इकट्ठे रखा जाए, ठीक है। पॉज।
अगर हम बात करें बॉयज और गर्ल्स की, कुछ चीजें होती हैं जो बॉयज में चलती हैं। जैसे बॉयज में किसी ने खेला है बॉयज से, कौन कौन से खिलौने थे बॉयज के? जैसे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट, फुटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, वीडियो गेम और गन्स, गन्स, रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स। कार्स, ड्रोन, ठीक है, टेलीस्कोप। ठीक है, ये सारी चीजें बॉयज में आती हैं। ठीक है, कार्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर, ये सब चीजें बॉयज। टूल सेट्स। गर्ल्स में क्या चलता है? डॉल, डॉल हाउस, किचन सेट। उनको बोल रहे थे, आप बताओ। डॉल, किचन हाउस, किचन हाउस क्या होता है? नहीं किचन सेट सर। हम्म फिर डॉक्टर की भी हम्म हम्म मेकअप का किट हो गया। मेकअप की, नेल आर्ट। ये सब चीज़ें जो है गर्ल्स में चलती हैं। और कॉमन में जैसे स्पोर्ट्स के आइटम हो गए, बोर्ड गेम्स हो गए, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं, वो सब आपका पियानो हो गया, लर्निंग की चीज़ें होंगी, वो कॉमन में चल जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि बॉय में क्या चलता है, गर्ल में क्या चलता है, तो आप अगर वहाँ काउंटर पे भी लेके चले गए तो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व है। ठीक है, फिर आपको कुछ यूट्यूब वीडियोस देखने चाहिए। मैंने एक ट्रेनिंग का ग्रुप बनाया है, हम उसमें वीडियोस भेजते रहेंगे, आप उसको देखो, समझो, उसमें जो वीडियोस आए उसको समझते रहो, तो आपको आधी प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व हो जाएगी। कोई प्रोडक्ट आपने उठा लिया, देखा यूट्यूब वीडियो, उसका चेक कर लिया, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, जैसे पेपा पिग है, पीजे मास्क है, जो जो कैरेक्टर्स हैं उसको देखोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी आपको। ठीक है, सो इस तरीके से आपको बेसिकली अपनी चीज़ों को, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछोगे आप कस्टमर से,